चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, पहला तो अमोनिया वाला ही था ना, है ना, वो तो सभी से बन गया होगा। वो का आपका फर्स्ट था N2 + 3H2 gives 2NH3। ये फर्स्ट क्वेश्चन था 3N2। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स। जो सामने लगते हैं ना, फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन दे आर नोन एज कोफिशिएंट्स। ठीक है, जैसे आप लोग इक्वेशंस पढ़ते होंगे ना, तो वेरिएबल के आगे कुछ नंबर लगाते तो उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, वैसे ये भी आपका क्या है? कोफिशिएंट। ठीक है, चलो सेकंड KClO3, ये भी किया हुआ था क्वेश्चन। KClO3 गिव्स KCl + O2। ठीक है, इसमें क्या क्या किए हो? सामने यहाँ पे 2, यहाँ 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, मैच करेगा आंसर। देन थर्ड था NaCl + F2 gives NaF + Cl2। ठीक है, इसमें क्या करना था? इसमें आपने यहाँ पे 2 लगाना है, यहाँ पे 2 लगाना है, दैट्स इट। ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन था, ये वाटर वाला था, ये भी किए हुए अपन ना। H2 + O2 gives H2O, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ देखो, फिफ्थ था PbOH ट्वाइस वाला, यही था क्वेश्चन फिफ्थ वाला। PbOH ट्वाइस + HCl gives H2O + PbCl2। तो यहाँ पे H2O में 2 लगेगा और HCl में 2 लगेगा, दैट्स इट। देख लो एक बार, चेक करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, AlBr3 + K2SO4 gives KBr + Al2SO4 का थ्राइस। ठीक है, यहां पे आपका आएगा 2 AlBr3, यहां पे आएगा 3 K2SO4, 6 KBr एंड 1 Al2SO4 का थ्राइस। हाँ, बैलेंस करना है ना, तो कितने भी आ सकते हैं। 7 देखो, CH4 + O2 gives CO2 + H2O। तो यहां पे आपका O2 के सामने 2 आ जाएगा और H2O के सामने 2 आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8, T3H8 + O2 gives, 8 ही है ना ये? हाँ, gives CO2 + H2O। ऐसा कुछ था ये। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 5O2, यहाँ पे 3CO2 एंड 4H2O। ये पहले 8 हो गए। ठीक है, तो 8 नहीं बन रहा था क्या? 8 तक बन गया सबसे, 8 नहीं बन रहा था, तो वापस इसको बताऊं, 8 को हो जाएगा। चलो 9 देखते हो, 9 सॉल्व करते हैं। हाँ चलो 9 सॉल्व करते हैं। C8H18 + O2 gives CO2 + H2O। ठीक है, ओके। इसमें क्या होगा, अगर आप कार्बन काउंट करोगे तो लेफ्ट साइड में कार्बन 8 है, हाइड्रोजन 18 है एंड ऑक्सीजन 2 है, और राइट साइड में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 करने के लिए आपको सामने यहाँ पे 8 लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये पहले 8 आएगा शुरू में। ठीक है, उससे कार्बन तो बढ़ के 8 हो गया है, बट ऑक्सीजन बढ़ के कितना हो गया? 16 + 1 17। हाइड्रोजन अभी भी 2 ही है। ठीक है, तो चलो कार्बन तो बैलेंस हुआ। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 18 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, तो 18 के लिए यहाँ पे 9 करूंगा तब तो होगा 9 2 18, तो हाइड्रोजन 18 हो गया। बट अब ऑक्सीजन फिर से बड़ा है, 16 यहां, है ना, और 9 यहां। 16 + 9 कितना होता है? 25। तो 25 हो गया ऑक्सीजन। तो कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस है, बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ 25 है और यहाँ पे 2 है, तो 25 करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे?
कम से कम 13 तो लगाना पड़ेगा, तब तो 13 इंटू 2 26 होगा नहीं, बट फिर यहाँ 25 है, तो फिर यहाँ फिर से ऑक्सीजन को बढ़ाना पड़ेगा, आया ना, है ना। यहाँ आप अगर हाइड्रो ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए यहाँ कुछ करते हो, तो चलो मान लो मैं इसको 10 कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो 10 और 16, 10 और 16 26 होगा, यहाँ पे 26 ही तो है ना, अभी अभी वो बैलेंस दिख रहा है आपको, बट यहाँ 10 करने से हाइड्रोजन भी तो बढ़ गया ना, हाँ है ना, हाइड्रोजन बढ़ा ना, कितना हो गया हाइड्रोजन 20, और अब यहाँ हाइड्रोजन बढ़ाने के लिए आपको एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे कम से कम 2 तो लगाना ही पड़ेगा, देखिए और हाइड्रोजन तो बढ़ाने का तरीका है ही नहीं, हाँ है ना, पर वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, 2 लगाने से वो 20 नहीं हुआ, 36 हो गया है, कितना हो गया है 36, और कार्बन बढ़ के कितना हो गया है 16, तो अब यहां हटा के ये 16 हो जाएगा, तो इससे कार्बन 16 हो गया। अब वापस ऑप्शन काउंट करो, 32 प्लस 10 है ना, 32 यहां पे है और 10 यहां पे है, कितना हो जाएगा 42, और हाइड्रोजन काउंट कर लो एक बार, 20, हाइड्रोजन तो 20 है, हाइड्रोजन यहां पे कितना है 36, तो यहां 36 करने के लिए क्या करूंगा 18, तभी तो होगा 36, तो ये हो गया 36, और ऑक्सीजन बढ़ा है ना, कितना बढ़ गया ऑक्सीजन 32 और 32 और 18 40, 50 हो गया, सॉरी सर 50 है ना, 32 और 18 ना, 18 नहीं, हाँ 18, 50, ठीक है। अब यहां 50 ऑप्शन करने के लिए इसको 20, अब बैलेंस हो गया, समझ गए, कार्बन 16, कार्बन 16, हाइड्रोजन 36, हाइड्रोजन 36, और ऑक्सीजन यहां पे हो जाएगा 50, और यहां पे भी 32 प्लस 18 इज 50, समझ गए क्या, चलो 10th क्वेश्चन देखो, 10th था आपका FeCl3 प्लस NaOH gives FeOH thrice प्लस NaCl, ठीक है, तो ये आपका हो रहा है 3NaOH एंड 3NaCl, बस बैलेंस है अब, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, यहां पे आपको P प्लस O2 दिया था ना, वरना मैंने आपको P4 लेने बोला, राइट, ठीक है, क्वेश्चन दिया है तो वैसे सॉल्व करो, P प्लस O2 लिखना है ना, मैं O5 लिख दिया गलती से, ओके, P प्लस O2 गिव्स P2O5, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका सामने, ये 5 है ना, तो 5 को करने के लिए अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 लगाता हूं, तो ये 6 हो जाएगा, अब यहां बढ़ाने के लिए सामने 2 लगाऊंगा तो 10 हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, और सामने यहाँ पे 4, 4P प्लस 5O2 गिव्स 2P2O5, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू 12th, 12th का क्या था, Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2, तो यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, और यहाँ 2 आएगा, बस, ठीक है, तीनों जगह पे 2 आएगा, लास्ट वाला 1 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 13, Ag2O gives Ag प्लस O2, राइट, तो ये हो जाएगा आपका Ag, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 करने के लिए आप यहाँ 2 लगा दोगे, है ना, फिर ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाओगे, तो उससे Ag बढ़ के 4 हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे कितना Ag आएगा 4Ag प्लस O2, ठीक है। नेक्स्ट 14th, S8 प्लस O2 gives SO3, यही था, तो 8 करने के लिए यहां सामने 8 लगाया, इससे ये 24 हो गया, उससे यहां 12 लगाना पड़ा, ठीक है, 22 24 बनाया पूरा। 15th देखो, CO2 प्लस H2O gives
C6H12O6 प्लस O2। ये वही फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। 6 कार्बन है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ऑक्सीजन को भी यहाँ पे 6 करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, 16 देखो, पहले से बैलेंस है। ओके, क्वेश्चन क्या था? K प्लस MgBr गिव्स KBr प्लस, वैसे MgBr2 होता है फॉर्मूला, पर ठीक है चलो फॉर्मूला ही ऐसा दिया तो ठीक है, वरना वो MgBr2 होता है फॉर्मूला। जैसे MgCl2 होता है ना, वैसे ही MgBr2 होता है फॉर्मूला। ठीक है, पर क्वेश्चन ये था तो ऐसे बैलेंस है, वरना ये क्वेश्चन कैसा होता? K प्लस MgBr2। अब बताओ तुम क्या होगा? अब ये 2 है ना, इसको 2 करने के लिए यहां करूंगा और K में भी 2 लगा दूंगा, बैलेंस। ठीक है, तो उसको ठीक कर लेना, 16 क्वेश्चन को ठीक कर लेना। ठीक है, चलो 17 देखो, HCl प्लस CaCO3 gives CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो HCl में यहाँ पे 2 आ जाएगा, दैट्स इट बस। ओके, 18 पहले से बैलेंस है, बस इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना यहाँ पे। HNO3 प्लस NaHCO3 gives NaNO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये पहले से बैलेंस है ना। ठीक है, नेक्स्ट 19, H2O प्लस O2 gives H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, H2O के आगे 2 लगेगा और इसके आगे सामने भी 2। ठीक है, 20th क्या था? NaBr प्लस CaF2 gives NaF प्लस CaBr2। ठीक है, तो यहां पे 2 NaBr आएगा। ठीक है, और NaF में 2 आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन क्या था? H2SO4 प्लस NaNO2 है, गिव्स HNO2 प्लस Na2SO4। ठीक है, तो ये आपका यहां पे 2 है, ठीक है, और यहां पे 2 है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये पूरे 21 क्वेश्चन थे जो मैंने कल आप लोगों को शीट दी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि क्या क्या तरीके हैं जिससे हम अपने इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, है ना। तो मैंने समझा दिया था आपको 4 तरीके थे। एक आप स्टेट मेंशन कर दो, दूसरा आप कंडीशंस मेंशन कर दो, तीसरा अगर कोई हीट एक्सचेंज सप्लाई हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रिलीज हो रही है तो वो मेंशन कर दो, और फोर्थ था नहीं, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिट, वो तो मैं एब्जॉर्प्शन रिलीज बोल दिया ना, एंडो एक्सो। ठीक है, और फोर्थ क्या था? वही आपका, हाँ नहीं वो तो फोर्थ हो गया ना, थर्ड क्या था? थर्ड इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अप एरो एंड डाउन एरो। ठीक है, इसको अपन लिख लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, लिखो, ऊपर हैंड डालना, मेकिंग इक्वेशंस, मेकिंग केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, मेकिंग chemical equations more informative। ठीक है, इसमें लिखो हाइफन डाल के, the simple chemical equations
the simple chemical equations are made more informative, are made more informative, are made more informative by using following, by using following signs and symbols, following signs and symbols. बाहर पानी गिरा था क्या आप लोग जब आए तो? हाँ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ reactants and products, reactants and products can be indicated, can be indicated by the use of, by the use of certain letters, by the use of certain letters. क्या क्या letters थे वो? हाँ, S for solids, L for liquid, G for gas and AQ for aqueous. ठीक है, for letters, certain letters. S सॉलिड के लिए, L लिक्विड फॉर्म क्या होता है, वो मोल्टन फॉर्म है ना। मान लो मैंने जैसे Fe को मोल्टन फॉर्म में लिया है, पानी में डाल के दूंगा एक्वस हो जाएगा। पर अगर मैंने मोल्टन लिया है, आयरन को पिघलाया है, फिर मैं यूज कर रहा हूं रिएक्शन में, तब वहां पे Fe के ब्रैकेट में L आएगा। समझ रहे हैं? AQ जब पानी में मिलाया जाएगा उसको, मान लो वही आयरन के टुकड़े को मैंने घिस करके उसका जो चूरा निकल रहा है उसको पानी में डाल दिया, तो अब वो बन गया Fe का एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो AQ तभी आएगा जब पानी इन्वॉल्व है। AQ आया है एक्वागार्ड से, एक्वा से, एक्वा मतलब पानी होता है, एक्वागार्ड बोलते हैं ना। देन G फॉर गैस हो गया एंड AQ फॉर एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, ये चार सिंबल्स यूज करके हम अपने रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टेट्स बता सकते हैं। ठीक है, एक आध एग्जांपल लिख रहा हूं, देखना। Fe ब्रैकेट S प्लस H2O ब्रैकेट G gives Fe3O4 ब्रैकेट S प्लस H2 ब्रैकेट G। ठीक है, ये वही रस्टिंग वाला इक्वेशन है, इसको अपन बैलेंस भी किए हैं। अभी मैंने बैलेंस नहीं किया, आप लोग लिखोगे तो बैलेंस फॉर्म में लिखना है इसको। अभी अगर लिख रहे हो ना कॉपी में, तो बैलेंस इट एंड राइट। हो गया, बैलेंस करके लिख लिए। ये किए ना अपन पहले बैलेंस। यहाँ पे 3 आ रहा होगा, यहाँ पे 4 आ रहा होगा और यहाँ पे भी 4 आ रहा होगा।
34 14 है ना, 3414 3414। क्या मैं कोफिशिएंट्स बता रहा हूँ ना, जो सामने नंबर लिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। यहाँ कुछ नहीं तो वन तो है ना, भले लिखते नहीं है वन को हम, बट वन है ना यहाँ पे, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं इसी में ही। अगर मैंने जिंक का एक टुकड़ा, ध्यान से सुनना, अगर मैंने एक जिंक का टुकड़ा सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया, H2SO4 एक एसिड है, और एसिड हमेशा पानी में बनाया जाता है, एसिड में पानी होता है, मतलब एसिड एक एक्वस सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो एक जिंक का टुकड़ा डाला, तो यहाँ क्या लिखूं ब्रैकेट में, एस। एक टुकड़ा डाला तो मैंने, मतलब वो सॉलिड स्टेट में होगा ना, प्लस H2SO4 के ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, AQ। समझ गए। और बनता है ZnSO4 प्लस H2। अगेन ये गैस हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा एक्वस। अगर डिसॉल्व हो रहा है तो एक्वस, और प्रेसिपिटेट बन रहा है तो सॉलिड, ठीक है। हाँ जी, हाँ तब आपको लिखना है एस सॉलिड, तब वो अनडिसॉल्व फॉर्म में है ना, तो वो नीचे आके प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट के लिए हो जाएंगे, ठीक है, कि द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी इंडिकेटेड बाय सर्टेन लेटर्स। क्लियर है वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया पूरा। देखो जल्दी सेकंड एग्जांपल भी। ठीक है, चलो सेकंड लिखे। चलो सेकंड पॉइंट, अ गैस produced in a reaction, a gas produced in a reaction can also be indicated by can also be indicated by by an arrow by an arrow pointing in upward direction, by an arrow pointing in upward direction. A gas produced in a reaction can also be indicated by an arrow pointing in upward direction, यानी कि कुछ ऐसे, ठीक है। और वैसे ही आगे इसी पॉइंट में कंटिन्यू करेंगे। एंड अ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड एंड अ प्रेसिपिटेट produced या formed and the precipitate produced can be indicated by an arrow pointing downwards, can be indicated by an arrow pointing downwards, can be indicated by can be indicated by arrow pointing downwards, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर डाउनवर्ड एरो, ठीक। इसका एग्जांपल ऊपर वाला रिएक्शन लिख लो, यही ZnSO4 वाला, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है ना, अब जी भी लिखना और बगल में एक अपवर्ड एरो भी लगा देना। लिख लो वापस से इसी रिएक्शन को गैस के लिए, तो Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। हाँ क्योंकि सॉलिड है वो।
ठीक है, हो गया वाला गैस का एग्जांपल। Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2 और ब्रैकेट में अब एरो लगा सकते हैं। ठीक है, एक प्रेसिपिटेट वाले का एग्जांपल लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। लेड नाइट्रेट प्लस KI gives PbI2 प्लस KNO3। ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, पर ये आपका सॉलिड है और प्रेसिपिटेट भी हो रहा है। ठीक है, मैंने दो सॉल्यूशन लिए, एक लेड नाइट्रेट का और दूसरे टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड का। दोनों ही सॉल्यूशन थे एक्वस में, पानी में बने हुए, और दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने पे ये रिएक्शन हुआ। आप लोग ने ध्यान देना क्या हुआ है, इधर ध्यान दो। के के साथ जो एनायन था क्या था, आयोडाइड, और पीबी के साथ एनायन क्या था, नाइट्रेट। दोनों एक्सचेंज हो गए आपस में, समझ रहे हो आप लोग? हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको अपन। हर रिएक्शन में ऐसा नहीं बोल सकते, पर अगर दोनों कंपाउंड्स है ना तो उनमें ऐसा होता है, समझ गए? पीबी के साथ जो NO3 था वो के साथ चला गया, और के साथ जो आई था वो पीबी के साथ चला गया। इसको बोलते हैं पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम आज चालू करेंगे टाइप्स, तो उसमें एक टाइप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। तो ये आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना, ये एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था, येलो पीपीटी वाला। ठीक है, पीपीटी स्टैंड्स फॉर प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो जगह छोड़ दे। ठीक, चलो, तो ये आपका हुआ दूसरा तरीका ना, गैस वाला और प्रेसिपिटेट वाला। बी, ए हो गया फिजिकल स्टेट मेंशन करना, बी हो गया गैस और प्रेसिपिटेट बताना। थर्ड तरीका लिखो जिससे अपन अपने रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इसमें थोड़ा जगह छोड़ देना, गैस के बाद वो प्रेसिपिटेट वाला बच गया ना। लिखना इसमें, sometimes the condition of the reaction, sometimes the condition of the reaction, sometimes the conditions of the reaction such as temperature, comma pressure, comma catalyst, etc. Catalyst याद है ना? Are shown above or below the arrow, है ना? आप एरो के हाँ, उसके रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने वाला। इट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, sometimes the conditions of the reaction such as temperature, pressure, catalyst etc are shown above or below the arrow। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, चलो, है ना? कुछ एग्जांपल सीखते हैं। CO2 या CO प्लस H2 दोनों ही गैस के फॉर्म में ले रहे हैं हम, और ये रिएक्शन होता है एट 340 atm प्रेशर, 340 atm प्रेशर, और बनता है CH3OH। ये एक अल्कोहल है, मीथेनॉल का नाम है, मीथेनॉल अल्कोहल है एक तरह का। ठीक है, बट ये रिएक्शन इसी प्रेशर पे होगा, समझ रहे हो? वैसे भी देखो दोनों गैस है ना, और बन रहा क्या है, लिक्विड।
आप गैस को कंप्रेस करते हो ना, तब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, सीएनजी, ये सब क्या है? लिक्विड गैसेस है। पर वो गैसेस कब लिक्विड होती हैं? जब आप प्रेशर हाई लगाओ तब। आपके जो घर में गैस सिलेंडर्स है ना, रेड वाला, उसमें बहुत हाई प्रेशर से गैस को भरी जाती है ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। फिर जब आप नॉब ओपन करते हो तब प्रेशर रिलीज कर दिया आपने, तो वो वहां से गैस बन के बाहर आती है। हाई प्रेशर में दे विल बी इन द लिक्विड फॉर्म, बट एज यू रिलीज द प्रेशर वो गैस बन के बाहर आती है। ठीक है, इतना प्रेशर जब तक कि वो मतलब लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए, वो तो गैस टू गैस डिफर करेगा कि आप एक गैस पे कितना प्रेशर लगा रहे हो तब वो लिक्विफाई हो रही है। ठीक है, एक और रिएक्शन वो अपना फोटोसिंथेसिस वाला लिख लेते हैं। क्या था? CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2। बैलेंस करेंगे तो 6 6 6 आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा आपका सनलाइट एंड नीचे क्लोरोफिल। कंडीशन हो जाएगा वो। देखिए देखो, कंडीशन ऐसा होता है, कई बार हम रिएक्शन को डार्क में भी कराते हैं। कोई रिएक्शन लाइट में नहीं होते, कुछ रिएक्शन लाइट में होते हैं, है ना? तो अपन ऐसे, वो कंडीशन ही कहलाएगी। ठीक है, चलो लास्ट लास्ट तरीका जिससे अपन अपने इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, इसमें लिखेंगे द एनर्जी चेंजेस, द एनर्जी चेंजेस, द एनर्जी चेंजेस आर एक्सप्रेस्ड इन, आर expressed in chemical equations. The energy changes are expressed in chemical equations. So stop. If heat is evolved, if heat is evolved, if heat is evolved, evolved का मतलब बनी है। अगर हीट आपके रिएक्शन के बाद अगर हीट बनती है तो उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इफ हीट इज इवॉल्व, वी राइट we write plus heat in product side, plus heat in product side. Full stop. If heat is absorbed, अगर आपके रिएक्टेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो यही प्लस हीट रिएक्टेंट साइड में लिखी जाएगी। इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड, we write plus heat in reactant side. ठीक है, हीट क्या है? व्हाट इज हीट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? जैसे लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वैसे ही हीट भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा? एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल्स। तो कई बार ऐसा होता है ना रिएक्शन में ना, प्लस हीट की जगह ना प्लस इतना जूल लिखा रहता है। प्लस जूल नहीं लिखा रहेगा, वैल्यू लिखी रहेगी। लेट से कोई रिएक्शन के बाद 500 किलो जूल ऑफ हीट रिलीज हो रही है, तो हम रिएक्टेंट लिख देंगे, एरो बना देंगे, प्रोडक्ट्स भी लिख देंगे, प्लस 500 किलो जूल लिख देंगे। तो आप या तो केजी नहीं, केजे ना, तो या तो आप प्लस हीट लिखो, और अगर आपको वैल्यू पता है कि इतनी किलो जूल या इतनी जूल ऑफ हीट रिलीज हुई है, तो यू मेंशन द वैल्यू, यू कैन मेंशन द वैल्यू ऑल्सो। ठीक है, चलो मैं इसके कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, उसको नोट कर लो। 2H2 plus O2 gives
2H2O, और ऐसे में इस रिएक्शन में हीट जनरेट होती है। तो या तो आप प्लस हीट लिख दो, और अगर आपको वैल्यू पता है तो आप वो वैल्यू लिख दो। ठीक है, तो मैं वैल्यू भी लिख दे रहा हूं। 2H2 plus O2 gives 2H2O plus 572 किलो जूल। तो दोनों तरीके सही है ना, हम दोनों तरीके से एनर्जी चेंज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ चलेगा वो भी। ठीक है, एक रिएक्शन ये तो एक्सो हो गया ना, ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। अभी मैं यहां नहीं लिखवा रहा हूं, मैं अगले बार में अगले जगह पे नोट में एक्सो एंडो दोनों का डेफिनेशन लिखवा दूंगा। ठीक है, इसमें नीचे एक और एग्जांपल लिखेंगे। ये तो आपका कौन सा किसका एग्जांपल हुआ, जब हीट इज इवॉल्व, तो हम प्लस हीट कहां लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड में। अब अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी तो उसको कहां लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट करके। तो उसका एग्जांपल लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान देना। N2 plus O2 plus heat gives 2NO। ठीक है, और अगर आपको वैल्यू पता है हीट की, कितनी हीट हो रही है रिलीज, तो एन या सॉरी एब्जॉर्ब कितना कर रहा है हीट को, तो N2 plus O2 plus 180 किलो जूल, तब जाके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO बनते हैं। ठीक है, हाँ एब्जॉर्ब हो रहा है ना। अब ये शीट को संभाल के रखना, इसलिए कॉपी में लिखते तो वो समरी हुई रहती शीट, समझ रहे हो। तो अब इसको क्या करोगे, इसी पेज में कहीं पे स्टेपल कर देना, वरना वो पेज घूम जाएगा, 1 महीना भी नहीं चलेगा वो, समझ रहे हो गया यहां तक सबका। नोट करके लिखना, एंडो एक्सोथर्मिक अपन रिएक्शन का डेफिनेशन लिख लेते हैं, नोट करके लिखो, छोड़ दो उसी जगह। नोट में लिखना एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, नोट में ही। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है उनको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, एंड द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड उसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन। द केमिकल रिएक्शन विच अकर, the chemical reactions which occur, the chemical reactions which occur with the evolution of heat, with the evolution of heat, along with the formation of product, product तो बनेगा ही, along with the formation of product, along with the formation of product, the chemical reactions which occur with the evolution of heat along with the formation of products are called exothermic reactions, are called exothermic reactions। ऊपर एक एग्जांपल हमने लिखा है, पानी वाला, ऊपर एग्जांपल लिखे ना, H2 plus O2 gives H2O plus 572 किलो जूल। कुछ एक आधा एग्जांपल यहाँ पे और लिख रहा हूं, C plus O2 gives CO2, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट जनरेट होगी। तो अपन प्लस हीट कहां लिखेंगे, कहां लिखेंगे,
प्रोडक्ट साइड में। फिर एक और H2 plus Cl2 gives 2HCl plus heat। ठीक है, और एक और CH4 plus O2 gives CO2 and H2O। ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, प्लस हीट। ठीक है, इनफैक्ट अवर जो हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ना, दैट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसे? वी इनटेक फूड, हम खाना खा रहे हैं, वो खाना अल्टीमेटली ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यही ग्लूकोज आपके सेल के अंदर जाता है। जैसे आपने मान लो रोटी खाई है ना, रोटी के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, व्हीट, कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्ब्स है उसमें। आपका स्टमक क्या करता है, ध्यान से सुनना, आपका स्टमक इस कार्बोहाइड्रेट को ना ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्या करेगा स्टमक? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि क्या होता है ना, कार्बोहाइड्रेट सेल के अंदर नहीं जा सकता। आप लोग सेल पढ़े हो ना, सेल की जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो कार्बोहाइड्रेट को अंदर जाने नहीं देगी, क्योंकि वो सेमी परमिएबल है। याद है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कुछ चीजों को ही अंदर जाने देगी, कुछ चीजों को अंदर जाने नहीं देगी। तो स्टमक क्या करता है, उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो सेल के अंदर घुस सके। एम आई क्लियर? अब एक बार जैसे ये सेल के अंदर गया ना, तो सेल के अंदर तो ऑक्सीजन भी पहुंच रहा है, तो ये ग्लूकोज C6H12O6 उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। हमने इनहेल किया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की शिप के अंदर घूमने थोड़ी ना गया है, हमने जो भी ऑक्सीजन इनहेल किया, ब्लड उसको लेके जाएगा, कहां जाएगा? लेके सेल्स तक गया, सेल्स तक, सेल के पास ऑक्सीजन मिल गया सेल को। सेल क्या करेगा? जो खाना खाया उसको ब्रेक डाउन करेगा और बनाएगा CO2 जो हम एक्सहेल कर रहे हैं, एंड वाटर जो हमारे बॉडी से निकल रहा है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, सलाइवा, सबके फॉर्म में वाटर बाहर जा रहा है ना हमारी बॉडी से, प्लस एनर्जी। और ये एनर्जी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में जाके स्टोर हो जाती है। तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को अपन पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे थे ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है। समझ रहे हैं क्या? तो ये, हाँ हाँ, तो प्रोड्यूस वो नहीं करता है, ये रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। एक्चुअली ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या एक ऑर्गेनल ही है ना, सेल के अंदर ही हो रहा है ये रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। हम जब लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे ना, मैंने उस दिन बताया था ना फर्स्ट क्लास में कि आपके बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। वहां जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो रेस्पिरेशन भी एक प्रोसेस होता है, लाइफ प्रोसेस। तो हम ये रिएक्शन फिर से पढ़ेंगे, और इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। क्योंकि देखो, एक रेस्पिरेशन तो हमारे लंग्स कर रहा है, उसको ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज नॉट रेस्पिरेशन। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि ब्रीदिंग तो सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेने का काम है, बट एक्चुअली में वो ऑक्सीजन अंदर जाके क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है, वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है टू फॉर्म एनर्जी। ये तो सब वेस्ट है, ये सब क्या है? वेस्ट। ये है काम की चीज जो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद आ रहा है ना? इसलिए इस वाले रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जो एयर लंग्स के अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन दो पार्ट में होती है, हम ऐसा बोल सकते हैं, एक ब्रीदिंग और एक सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ ना, तो सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए इसका नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन आता है आपके पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप लोग बताएंगे कि इट ब्रेक डाउन द फूड एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है, चलो ये हो गया एक्सोथर्मिक। चलो हाँ, ये चारों लिखना है, चारों ही एग्जाम्पल है। आप चाहो तो इसके ब्रैकेट में रेस्पिरेशन लिखना, याद रहेगा, ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। आपको ये फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट नहीं दिख रहा है ना? फोटोसिंथेसिस में ये दो हमारे रिएक्टेंट होते थे और ये दो हमारे प्रोडक्ट होते थे। डन। एंडोथर्मिक का भी रिएक्शन का डेफिनेशन लिख लेते हैं। द केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर विद द chemical reactions which occur with the chemical reactions which occur with the absorption of heat। यहां evolution of heat था, यहां पे absorption of heat, ठीक है, which occurs with the absorption of heat are called endothermic reactions, are called endothermic reactions। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल तो हमने पीछे लिखा है, N2 प्लस O2 वाला एग्जांपल था ना, देखो पीछे वही फोर्थ पॉइंट में जो लिखे थे, N2 प्लस O2 प्लस हीट गिव्स NO2NO। एक एग्जांपल वो हो जाएगा, है ना? एक आध एग्जांपल और लिखना। NH3 प्लस हीट गिव्स N2 प्लस H2। बैलेंस करने के लिए ये 3H2 और ये 2NH3। अमोनिया का अपोजिट रिएक्शन, ये तो बैलेंस किया ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलेगा तो अमोनिया बनेगा, और अमोनिया को हीट करोगे तो वापस से नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल लिख लेना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहां भी रिएक्टेंट्स हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, एक आप लोग जब क्लास नोट्स बना रहे हो ना, तो एक आदत और डालो, हर दिन डेट लिखने की। ठीक है, नहीं जो नहीं लिख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं। उससे क्या होगा ना, क्योंकि यही क्लास का नोट्स ना डेट के नाम से ड्राइव में स्टोर हो रहा है, तो कभी कोई आपको किसी डेट का नोट्स रेफर करना हो तो आपको डेट आपकी कॉपी में दिख जाएगी और उसी डेट की फाइल आप ड्राइव से निकाल लेना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे आज की डेट में फाइल में कुछ आपने लिखने में कुछ गलती कर दी होगी या कुछ छूट गया होगा, है ना, तो ये वाली फाइल सेव रहेगी ड्राइव में। पर अगर आपको डेट नहीं पता होगा तो आप खोजते रह जाओगे। अभी तो चलो 4 5 6 क्लास ये तभी मिल जाएगा, बट जब हम 25 30 40 45 क्लास कर लेंगे तब आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन सा नोट्स क्या है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी पीडीएफ होगी और सबका नाम डेट से होगा। तो अगर आप कॉपी में डेट लिखोगे रेगुलरली तो आपको याद रहेगा कि इस डेट की फाइल ये है, आपको वहां पे वो नोट्स मिल जाएगा फिर से। एम आई क्लियर? ठीक है, हाँ, आज 31। हाँ, ठीक है, चलो हो गया सबका यहाँ तक। नेक्स्ट टाइम डालना
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हमारे चैप्टर का दूसरा पार्ट है। अभी तक हम चैप्टर में केमिकल इक्वेशंस ही पढ़ रहे थे, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस। 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे हम वन बाय वन। तो हेड डाल लो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इसमें अपन 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। पांचों के नाम लिखते हैं, नेक्स्ट क्लास से फिर फर्स्ट रिएक्शन से चालू करेंगे। ठीक है, तो पहला रिएक्शन है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट। एंड फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, रिडॉक्स में आरईडी आया है आपका रिडक्शन से, और ऑक्स आया है ऑक्सीडेशन से, मिलके बन गए रिडॉक्स। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसके आगे एक एक करके सारे रिएक्शंस देखेंगे, सबका डेफिनेशन, एग्जांपल्स। ठीक है, तो इस ये पांचों जब आप पढ़ लोगे ना, तो आप प्रोडक्ट भी लिखना सीख जाओगे। जैसे मैंने आपको 2 रिएक्टेंट दे दिए बस, और पूछा बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप प्रोडक्ट भी लिख सकोगे। अभी तक तो अपन सिर्फ केमिकल इक्वेशंस बैलेंस कर रहे थे ना, जहां पे ऑलरेडी एक इक्वेशन था। पर अब क्वेश्चन मैं अलग दूंगा, सिर्फ 2 रिएक्टेंट दे दूंगा, बोलूंगा कंप्लीट द रिएक्शन, बैलेंस इट एंड टेल इट्स टाइप। समझ गए आप लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैंने? अगर आपको पांचों रिएक्शन के टाइप समझ में आ गए, पांचों टाइप के रिएक्शन समझ में आ गए, तो अब आप रिएक्शन को कंप्लीट भी कर सकते हो। बाय कंप्लीशन आई मीन आप प्रोडक्ट भी खुद लिख सकते हो कि सर ये रिएक्शन से ना ये प्रोडक्ट बनेगा। अभी तक अपन ऐसा नहीं कर रहे थे ना, अभी तक आपके पास रेडीमेड रिएक्शन थे, बस उसको बैलेंस कर रहे थे आप लोग। पर अब अगर इक्वेशन में सिर्फ रिएक्टेंट दे दूं और बोलूं प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, तो आप ये पांचों पढ़ने के बाद प्रोडक्ट भी प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में एक एक करके हम रिएक्शंस चालू करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।